ओके आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू नहीं। वॉल्यूम 1 का ये थर्ड चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एंड ये चैप्टर इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट 1 है, 12th CBSE अकाउंट्स। ओके सबसे पहले तो गुडविल का मतलब क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं समझाऊँ उससे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है वो मैं वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, गुडविल मतलब हमारे बिजनेस, हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी की जो इज्जत है उससे हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारी कंपनी का कितना नाम है, ओके हमारी कंपनी की कितनी इज्जत है मार्केट में, उसे हम गुडविल बोलेंगे। अच्छा, अकाउंट्स में हर एक टर्म मॉनिटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो गुडविल की वैल्यू होती है हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ मॉनिटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, गुडविल अगर आपको ऑब्वियसली बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 का वो मैं समझा चुका हूँ। तो गुडविल जो है वो हमारा एक एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, गुडविल एसेट मेन हेड एसेट है। ओके, उसमें भी जो गुडविल है वो फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। तो ये जो है ये होता है हमारा गुडविल। ओके, ये होती है हमारी गुडविल की जो वैल्यू है वो। ओके, अब ये हो गई गुडविल का मतलब। अब गुडविल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं गुडविल की वैल्यू एसेट साइड पे, वो हमेशा ये वाली अमाउंट होती है, परचेज्ड गुडविल वाली अमाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब परचेज्ड गुडविल का मतलब एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब मैं समझाता हूँ। डायरेक्टली मैं कभी भी सम्स पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि जितनी सम्स इंपॉर्टेंट है उतने ही आपकी थ्योरी है, उतने ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे मैंने रेशियोज वाले चैप्टर में भी आपको एक एक रेशियो की फॉर्मूला का मीनिंग भी समझाया था, क्या उसका रियल लाइफ में मीनिंग होता है वो भी समझाया था, वैसे वो यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ। तो परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है, सपोज करो मैं विथ एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो आपने कोई बिजनेस को खरीदा, कोई बिजनेस आपने टेक ओवर किया, अभी उसका सम भी मैं कराऊंगा। ठीक है, सपोज करो आपने कोई बिजनेस को टेक ओवर किया एंड उस बिजनेस को ऑब्वियसली जब हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं आगे जाकर ये आपके चैप्टर्स बन जाएंगे, एमालमेशन, अब्जॉर्प्शन, जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में आगे कॉलेजेस में जाओगे तब। ओके, तो सपोज करो आपने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया, खरीदा आपने, तो सपोज करो उस बिजनेस के एसेट्स आपको मिले 1 लाख रुपए के या 10 लाख रुपए के। ठीक है, उस बिजनेस के एसेट थे टोटल 10 लाख रुपए के, ऐसा अज्यूम कर लेते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट्स इक्वल्स टू 1 लाख। एंड उस बिजनेस की जो लायबिलिटीज थी, ओके सपोज करो क्या जो हमने बिजनेस खरीदा उस बिजनेस के जो एसेट थे वो थे 10 लाख रुपए के, एंड उस बिजनेस की जो लायबिलिटी थी सपोज करो वो लायबिलिटीज जो थी वो थी 7 लाख रुपए की। ओके, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज 3 लाख रुपए, वो एक टाइप की हमारी गुडविल की वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। यहाँ पे हमने बिजनेस खरीदा, टेक ओवर किया, उस बिजनेस को टेक ओवर किया तो हमने एसेट्स खरीदे 10 लाख रुपए के, एंड लाइबिलिटीज हमको पे करनी पड़ेगी उस बिजनेस की 7 लाख रुपए की। तो बाकी जो 3 लाख रुपए बच गए, ये 3 लाख रुपए हमारी गुडविल की वैल्यू है, परचेज गुडविल की वैल्यू है। तो इस टाइप की जो गुडविल होती है जिसके हमने कुछ कंसिडरेशन, जिसके बदले में हमने कुछ पैसे चुकाए होते हैं, उसे परचेज गुडविल बोलते हैं। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो अपने आप क्रिएट होती है। ठीक है, आप अपना बिजनेस ऑनेस्टी से कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपका मार्केट में नाम होगा। ओके, एंड आपकी गुडविल जो है वो बढ़ेगी, आपकी इज्जत, आपका नाम मार्केट में बढ़ेगा, आप इन शॉर्ट आप फेमस हो जाओगे एंड आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। पर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ओके, रियल लाइफ में सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज बेटर देन परचेज गुडविल। ओके, परचेज गुडविल के बदले में हमको कुछ कंसिडरेशन देनी पड़ती है एंड इसका कोई इतना फायदा होता नहीं है। पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो रियल लाइफ में होता है, ओके, एंड सबसे ज्यादा फायदा भी ऑब्वियसली सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ही होता है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जो टाइप 2 है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इस चैप्टर में जो भी हम सीखने वाले हैं
वो हम परचेज गुडविल के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, अच्छा चलो, ये तो मैं गुडविल की कथा आपको समझा रहा था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन सा गुडविल रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने वो आपको समझाया। अब चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यू क्यों करना पड़ता है, वो शायद मैंने यहाँ पे नीचे ये रहा नहीं लिखा है। चलो मैं अभी लिख देता हूँ, कोई नहीं, मैं फाइल्स हमेशा बना के रखता हूँ क्वेश्चंस में। चलो मैं लिख देता हूँ, नीड टू वैल्यू गुडविल। ठीक है, हमें क्यों वैल्यू करना पड़ता है गुडविल को, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। ओके, तो पार्टनर्स का जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाता है तब हमें गुडविल की वैल्यू को वापस से एक तरीके से जो है वो रीवैल्यू करना पड़ता है। तो चेंज इन P&L रेशियो, जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तब हमें एक तरीके से गुडविल की वैल्यू को वापस से रीवैल्यू करना पड़ता है। अब क्यों है ऐसे, रीवैल्यूएशन क्यों होता है, ये पूरे चैप्टर्स है आपके। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। उसमें क्या कैसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने की वजह से क्यों गुडविल की वैल्यू चेंज होती है, वो सब एक तरीके से आप जब ये चैप्टर सीखोगे तब डिटेल में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एडमिशन आया, कोई न्यू पार्टनर को हमने ऐड किया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कोई न्यू पार्टनर को हमने एडमिट किया तो भी हमें गुडविल की वैल्यू जो है उसको वापस से रीवैल्यू करना पड़ेगा। कोई नया पार्टनर आता है ऑब्वियसली तो वो कुछ कंसिडरेशन पे करता है। अब मैं यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परचेज गुडविल की बात कर रहा हूँ। कोई नया पार्टनर आता है तो उसे कुछ कंसिडरेशन देनी पड़ती है। ओके, एंड उस कंसिडरेशन मतलब गुडविल की कंसिडरेशन देनी पड़ती है उसको, तो वो वैल्यू जो है उसकी वजह से हमारी गुडविल की वैल्यू बढ़ती है। ओके, जब ये ज्यादा, मैं वही, ये एडमिशन आपका पूरा एक चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, रिटायरमेंट और डेथ। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी हमें गुडविल की वैल्यू को वापस से रीवैल्यू, वापस से वैल्यू जो है वो करना पड़ता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आपने जैसे अभी जस्ट एक रीजन मैंने आपको बताया था जब मैं परचेज गुडविल समझा रहा था, जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर खरीदते हैं। ओके, जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं, जब हम किसी का बिजनेस पूरा खरीद लेते हैं, तभी भी गुडविल की वैल्यू जो है वो हमें रीवैल्यू, वापस से वैल्यू करनी पड़ती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें गुडविल की जो वैल्यू है उसे वापस से कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, ये पॉज करके लिख लेना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। ओके, अभी एक एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मेरे को करवाना है। ये एक लौता ऐसा सम है, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, ये एक लौता इस टाइप का सम है जिसमें हमने किसी, हम ऑब्वियसली हम क्या है, हम एक कंपनी है, हम बिजनेस है, हम एक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ये गुडविल वाले चैप्टर में हम एक पार्टनरशिप फॉर्म है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमृत डेली नीड्स acquired the business of Shri Shivam for a purchase consideration of 5 lakh rupees paid by check। ठीक है, अब यहाँ पे अमृत डेली नीड्स नाम का एक बिजनेस कॉर्पोरेशन है, उसने दूसरे बिजनेस को खरीदा है। श्री शिवम दूसरे बिजनेस को उसने खरीद लिया है एंड 5 लाख रुपए जो है वो उसने पे किए। दी एसेट्स अक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर, मतलब 5 लाख रुपए में बिजनेस हमने खरीद लिया, तो वो 5 लाख रुपए में ये एसेट्स हमको मिले, फर्नीचर 10,000 रुपये, इन्वेंट्री 7,50,000 रुपये, डेटर्स 1,50,000 रुपये, एंड ये लाइबिलिटीज भी हमको पे करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हमने पूरा बिजनेस खरीदा है तो जो एसेट्स हैं एंड जो लाइबिलिटीज हैं दोनों ही हमको मिलेंगे। ओके, एंड हमने 5 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख के बदले में ये सब हमें मिला। बाकी ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि सर इन्वेंट्री 7,50,000 की है तो हमको तो फायदा हुआ ना, लाइबिलिटीज भी पे करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जो बच गया ऑब्वियसली वो हमारा प्रॉफिट है। तो क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेबल 7,75,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000। हमको इस सम में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। बस ये एक लौता ऐसा सम है एंड जर्नल एंट्रीज नॉर्मली कभी पूछते भी नहीं है, हमेशा सम पूछते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं।
वो भी सब मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, पर मैंने सोचा कि एक लौता ऐसा एक आपको सम दिया हुआ है जिसमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो मैं आपको करवा दूँ। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कैलकुलेशन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ। बेसिक है बहुत। हमने इसका बिजनेस पूरा टेक ओवर किया है एंड 5 लाख रुपए हमने पे किए होंगे शिवम को। ठीक है, श्री शिवम को हमने 5 लाख रुपए पे किए होंगे। तो मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमें करनी है एंड एक्चुअल में हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पास दी जर्नल एंट्रीज, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, पर एक्चुअल में ये लोग हमें बोलना चाहते हैं कि गुडविल की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले उसकी कैलकुलेशन मैं साइड में ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने 5 लाख रुपए पे किए एंड हमको उनके बदले में एसेट्स मिले। ठीक है, 10,000 रुपये का फर्नीचर हमको मिला, 7,50,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री, 1,50,000 रुपीज़ के डेटर्स हमें मिले एंड उसके बदले में मतलब ये सारी चीज़ें हमें मिली। टोटल अगर मैं कर दूं इसका तो ये 10,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,50,000, तो टोटल इसका 9,10,000 रुपीज़ जो है ये हमें एसेट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9,10,000, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़कर। अब इसके बदले में लाइबिलिटीज़, ये हमारा एसेट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी है हमारी, वो लाइबिलिटीज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो टोटल 5,20,000 क्रेडिटर्स की वैल्यू है, 5,20,000। उसके बाद सैलरीज पेएबल है, 75,000 रुपीज़ की सैलरी पेएबल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000। तो टोटल अगर लाइबिलिटीज़ का, अच्छा इसके बदले इसके बाद हमने 5 लाख रुपए अलग से पे किए बाय चेक। ठीक है, ये 5 लाख रुपए हमने अलग से पे किए, तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा? तो ये 5 लाख रुपए, 5,20,000, ये 75,000, ये 15,000 एंड ये 5 लाख, तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा? 11,10,000। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ हैं एंड इससे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये पेमेंट ऑब्वियसली 5 लाख रुपए, तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, अब आपने बैलेंसिंग तो बचपन से सबने सीखी है 11th स्टैंडर्ड से, तो बड़ी जो अमाउंट होती है वो दोनों साइड, उसमें से छोटी अमाउंट हम माइनस करते हैं। तो 11,10,000 में से 9,10,000 माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11,10,000 माइनस 9,10,000, तो ये जो वैल्यू आपको मिली 2,00,000 रुपीज़, ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू हमारी गुडविल की वैल्यू है एंड इस तरीके से जब हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हमको गुडविल की जो वैल्यू है वो मिलती है। ओके, तो ये लाइबिलिटीज 5,20,000, 75,000, 15,000, ये 5 लाख रुपीज़ हमने पे किए हैं शिवम को एंड उसके बदले में ये एसेट्स हमें मिले। इस एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम है, तो जो डिफरेंस आता है जब हम बिजनेस किसी का खरीदते हैं, जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको अमालगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जब आप बड़े हो जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तब ऑब्वियसली इसके चैप्टर्स जो हैं वो आएंगे पूरे, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। पर अगर मैं शॉर्ट में कंप्लीट करूँ, आपको लिखना है तो भले लिख लेना। जब हम बिजनेस किसी का टेक ओवर करते हैं एंड हमारा लॉस होता है, तो उस लॉस को हम लॉस नहीं बोलते हैं, उस लॉस को हम बोलते हैं गुडविल। एंड अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ये यहाँ पे कभी ये बताया भी नहीं हुआ आपकी बुक में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जब हमें बिजनेस खरीदने के टाइम पे प्रॉफिट होता है, सपोज करो कि एसेट्स होते, सपोज करो एसेट्स होते 15 लाख रुपए के एंड सपोज करो लाइबिलिटीज होती ये सेम 11,10,000, तो हमारे एसेट्स अभी ज़्यादा थे इस बार। ओके, इस बार हमारे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब हम क्या करते, ये 15 लाख में से ये 11,10,000 माइनस कर देते तो बाकी 3,90,000 बचता। अगर ऐसा होता, अगर हमारा प्रॉफिट होता, यहाँ पे तो लॉस हुआ है। ओके, ये सम जो मैं करवा रहा हूँ उसमें लॉस हुआ है, हमने पे किया है, टोटल हमको 5 लाख रुपए तो पे करना पड़ेगा एंड 11,10,000 रुपीज़ जो है 11,10,000 रुपीज़ टोटल पेमेंट होगी एंड 9,10,000 उसके बदले में हमें एसेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा लॉस हुआ, उस लॉस को लॉस नहीं गुडविल बोलते हैं। एंड अगर इसका उल्टा होता, अगर हमें प्रॉफिट होता, तो ये 3,90,000 रुपीज़ जो है, ये 3,90,000 को हम
बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, मतलब ये पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ये तो मैं मिटा देता हूँ। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जर्नल एंट्रीज कैसे करने हैं वो बहुत इजी है, सिंपल है। इसकी दो जर्नल एंट्रीज होती है, ठीक है। मैं जर्नल एंट्रीज भी बता देता हूँ। डेट वगैरह तो दी नहीं हुई है तो मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 ही रखूँगा। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया, ठीक है। तो फर्स्ट डेट, जितने भी एसेट्स हैं हम उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। जितने भी एसेट हैं, पहला एसेट है फर्नीचर। अच्छा ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये कैलकुलेशन करो, जो मैंने ऊपर गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन की, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि ऐसा कोई ऐसी कोई कैलकुलेशन आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फिर भी साइड में लिख देता हूँ, ओके। चलो ठीक। वैसे आप डायरेक्टली यहाँ से भी ये वैल्यू जो है, ओके, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज में से भी ये वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले सारे एसेट्स डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, ठीक है, तो इन्वेंट्री अकाउंट भी डेबिट होगा एंड इन्वेंट्री है 7,50,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स हैं, ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट भी डेबिट होगा, एसेट्स डेबिट, तो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं वो भी डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने साइड में कैलकुलेशन कर ली है तो मैं बता देता हूँ आपको कि गुडविल, ये 2 लाख रुपए का जो गुडविल की वैल्यू आई, ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करोगे तो आपको लाइंस छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए मतलब मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं ये प्रेफर करता हूँ कैलकुलेशन, अगर आपको इस टाइप का सम दे तो, ओके। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी कैलकुलेशन करो ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। नॉर्मली आपको एक लाइन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की हमारी गुडविल की वैल्यू, ये क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, ये हमने फाइंड की, एंड इसी 2 लाख रुपए की गुडविल को हम परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये परचेज्ड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गुडविल की एक तरीके से हमने पैसे पे किए, ये गुडविल ऑब्वियसली ये लॉस है, 2 लाख रुपए, इसको लॉस बोलते नहीं है, तो ये 2 लाख रुपए का हमारा एक टाइप का खर्चा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, ऊपर लाइबिलिटीज भी हैं हमारी, तो इसे परचेज गुडविल बोलते हैं, इससे रिकॉर्ड किया जाता है। जो गुडविल रियल लाइफ में होता है, ठीक है, जैसे अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, नाइकी है, रीबॉक है, ओके, रोलेक्स की घड़ियां हैं, कपड़े हैं, तो इन सब की ब्रांड है, इन सब का नाम है, इन सब की गुडविल है, ठीक है। तो वो गुडविल इनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल नहीं है। ये लोगों की, ये कंपनीज की जब आप बैलेंस शीट देखोगे उसमें वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इतना दिमाग लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मीनिंग है, ये मीनिंग मैं बता रहा हूँ। अकाउंट्स में जो भी सम्स भी हम आगे करने वाले हैं उसमें हमेशा हम ये परचेज गुडविल ही हमें दी हुई होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया हुआ है। तो ये गुडविल की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डेबिट कर दी, तो सारे एसेट्स डेबिट, अब सारी लाइबिलिटीज़ जो है वो होंगी क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 5,20,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स के बाद सैलरीज पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज पेबल अकाउंट, ये भी आपको कितना दिया हुआ है, 75,000, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सैलरीज पेबल के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो पेमेंट हमने की शिवम को, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे शिवम, टू शिवम अकाउंट, एंड शिवम अकाउंट को मैंने 5 लाख रुपए आपको क्वेश्चन में ऊपर ऊपर बताया हुआ है कि द बिजनेस इज टेकन ओवर या परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज इज पेड। जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बदले में जो हम पैसे पे करते हैं उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं,
ये परचेज कंसिडरेशन कैश भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, कोई एसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए हमको पे करने हैं, पर मैंने पहले शिवम को एज ए क्रेडिटर बनाया। ये हमेशा 2 पार्ट्स में एंट्रीज होती है। सबसे पहले हम अपनी बुक्स में लिखते हैं कि हम शिवम को पैसे देंगे, एंड फिर सेकंड स्टेप में, सेकंड एंट्री में, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना दूं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है उसमें हम लिखते हैं कि हमने शिवम को पैसे दिए। तो सेकंड एंट्री यहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा शिवम अकाउंट डेबिट। ठीक है, शिवम पहले मैंने क्या किया था, क्रेडिट, कि शिवम को मेरे को 5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, अभी शिवम इज द रिसीवर, तो शिवम को मैंने 5 लाख रुपए दिए एंड ये चेक से पेमेंट की है, तो ऑब्वियसली हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये दो एंट्रीज जो है वो इसकी सिर्फ होगी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको नरेशन वगैरह सब लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ लिखना, कंपलसरी है, नरेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। ठीक है, पर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखना है बीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर, एंड यहाँ पे लिखना है बीन परचेज कंसिडरेशन पेड। ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ नरेशन, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका फोकट में। ठीक है, आप लिखना नरेशन, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी टीचर इतना ध्यान से चेक नहीं करती है। हाँ, पर अगर आप नहीं लिखोगे नरेशन तो मार्क्स काटते हैं टीचर। ठीक है, तो नरेशन लिखना अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं लेक्चर, वो लोग पॉज कर करके लिखते जाना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं लिखना होता है, और ये जर्नल एंट्रीज सिर्फ इसी से हमने पूछी हुई है, नॉर्मली नहीं पूछते। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज पॉज करके लिखना, ये आपका आंसर है। सॉरी, ये कैलकुलेशन भी लिखना। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल नंबर 1 था, अलग था, जर्नल एंट्रीज थी, तो मैंने करा दिया। अब इस चैप्टर की जो मेन कोर पॉइंट्स हैं, जो कोर इस चैप्टर के मेथड्स हैं, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके यहाँ पे मेथड्स का नाम मैंने लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीनों का ऑब्वियसली मीनिंग बहुत डिटेल में होता है, बहुत डीप होता है। ओके, तो फिलहाल तो ये 3 मेथड्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, अभी फर्स्ट मेथड जो है, 3 मेथड्स हैं ऑब्वियसली, इनके अंदर सब मेथड्स भी होते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट होती है एक मेथड, एंड एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट होती है। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो ऑब्वियसली मैं बताते जाऊंगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पेज है, गिरेवाल का, TS गिरेवाल, उसमें से मैंने इमेज क्लिक करके यहाँ पे डाल दी है। ओके, अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ऑब्वियसली वो देख पाए। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये पेज नंबर भी ऊपर है, पेज नंबर 3.6। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट है, उसके स्टेप्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक जो मेथड है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, एंड वो स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो स्टेप्स अगर आपको याद हो गए तो फिर बहुत इजी है ये चैप्टर, फिर इस चैप्टर में इतना कुछ भी टिपिकल हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो मैं एवरेज प्रॉफिट, जो फर्स्ट मेथड है हमारी, मैं वो सिखा रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड में और 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या चेंज होगा वो भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। तो सबसे पहले तो हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, न्यू वैल्यू गुडविल की फाइंड करनी है, एंड उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, इमेज में भी देख सकते हो। सबसे पहले कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है पॉइंट है वो है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा वो फाइंड करना होता है। आपको क्वेश्चन कैसा देंगे मैं वो भी बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में कुछ सालों का आपका प्रॉफिट दिया होगा। ओके, कोई ईयर्स होंगे, उसमें कुछ सालों का प्रॉफिट, कोई साल में लॉस भी होगा, वो आपको दिया हुआ होगा, एंड वहां से आपको ये एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जैसे ऑब्वियसली मीन हम कैलकुलेट करते थे, ओके, एवरेज हम कैलकुलेट करते थे, सारे प्रॉफिट, सपोज करो 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप 3 में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब
यहाँ पे जो परचेज गुडविल की वैल्यू होती है ना, ये राइट ऑफ करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। जैसे एसेट की वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, हर एक एसेट पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकलती है, वैसे गुडविल पे राइट ऑफ करना पड़ता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उस पर भी डेप्रिसिएशन निकलता है, पर उसके डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, राइट ऑफ बोलते हैं। तो ये एक तरीके से गुडविल जो है वो कितने साल तक राइट ऑफ होगा, कितने साल की गारंटी है, वो है। ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये स्टेप में हमको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। भगवान की दया से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया होता है, वो होता है हमेशा हमेशा। उसके बाद है स्टेप 4, इसमें हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो गुडविल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वो उसकी फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब स्टेप 2 का आंसर, स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय स्टेप 3। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट वो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एंड अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टेप 1 है इसमें होती हैं एडजस्टमेंट्स, ऑब्वियसली मैं अभी डिटेल में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। पर पहले एक मैंने आउटलाइन आपको बता दी। सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, इसमें प्लस माइनस करनी होती है बहुत सारी अमाउंट्स, वो मैं बताऊंगा आपको। एंड उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, एंड फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये लास्ट फॉर्मूला हमको अप्लाई करनी होती है, गुडविल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा।